नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं, बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉस्ट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल, तमाम कमोडिटीज के बेहतर ट्रेडिंग कॉस्ट और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास कमोडिटी निवेश। और आज अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेजें 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और 3 मेहमान हमारे साथ हैं। राजीव कपूर है ट्रस्टलाइन सिक्योरिटीज से, जयप्रकाश गुप्ता है धन से और अनुज गुप्ता है IIFL सिक्योरिटीज से। आप ये तीनों मेहमान आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन कोई भी सवाल भेजे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर अपना सवाल भेजे। चलिए तो शुरुआत कर लेते सवाल जवाब से और कमोडिटी पर भी चर्चा जारी रहेगी। सबसे पहला सवाल हम लेंगे आज, अनुज गुप्ता ही नाम है उनका, झांसी से है। गोल्ड में इंट्राडे के लिए जानना चाह रहे थे कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अनुज जी आप ही जवाब दे दीजिए, क्या सलाह हो ये अगले वाले अनुज गुप्ता जी का। देखिए विश्वमोहन जी, एक रिकवरी हमने गोल्ड के प्राइसेस में आती हुई देखी है। मॉर्निंग से अगर आप देखेंगे तो $1880 के ऊपर प्राइस यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि 55,800 में खरीदारी करें, 55,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 56,200 तक हो सकता है। हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में आपको 1895 $1900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से फेडरल चेयरमैन की स्टेटमेंट आया है, उससे लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो स्लोअर पेस पे रहेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और हमें लगता है कि जल्दी ही गोल्ड का प्राइस $1900 को टेस्ट कर सकता है। जल्द ही $1900 को। अगर क्या लग रहा है अनुज जी, क्या 56,200 के आंकड़े का जो हम इंतजार कर रहे हैं, क्या पूरा होगा आज या कल में? अगर आप देखें तो लास्ट टाइम 15 रुपए से हाई रह गया था। मुझे लगता है कि टाइमिंग कहना बड़ा मुश्किल है, मगर डेफिनेटली ये हाई ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते ही, क्योंकि डेटा काफी आने हैं, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते ही वो आंकड़ा जो है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा और गोल्ड नया हाई यहाँ पर बनाएगा। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको इस हफ्ते में गोल्ड नया हाई बनाता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए अगले दर्शक है प्रशांत है आसनसोल से। सिल्वर मिनी शॉर्ट कर रखा है, गोल्ड शॉर्ट कर रखा है। क्या लग रहा है जय, आपसे सवाल होगा, क्या गोल्ड और सिल्वर को शॉर्ट करना फिलहाल सही रणनीति होगी? क्या प्रशांत के लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? विश्वमोहन जी देखिए, क्या रेट पे शॉर्ट किया है ये शायद उन्होंने शेयर नहीं किया है, मैं बताता हूं सर। अगर सिल्वर मिनी इन्होंने 70,247 रुपए में सिल्वर मिनी को शॉर्ट किया है और गोल्ड को 55,755 रुपए पे शॉर्ट किया है। क्या करना चाहिए अब इनको? देखिए, जो मार्केट का फंडामेंटल्स है वो यही दर्शा रहा है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर दोनों में तेजी बरकरार रह सकता है। एक ही यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव खबर ये है कि यहाँ पे रुपए में अच्छी मजबूती है, जिसके कारण घरेलू मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है और आप अगर प्रॉफिट बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट ले लेना चाहिए। अगर कोई भी डिप मिले उसमें बाई करके चलना गोल्ड एंड सिल्वर में, वो एक बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा। अगले जो दर्शक है हमारे साथ, आशीष हैं राजस्थान से। इनका भी गोल्ड शॉर्ट है 54,150 रुपए में, काफी नीचे इन्होंने सेल कर रखा है। अब राजीव जी आप बताइए क्या करें आशीष अब? नमस्कार। देखिए, सोने में करेक्शन आए, अगर 55,200 के आसपास कुछ गिरावट मिले आने वाले कुछ दिनों में, तो आई थिंक वहां तो शॉर्ट इन्हें डेफिनेटली एक बार निकाल देना चाहिए। और दूसरी ओर 56,200 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें। इधर 56,200 के ऊपर क्लोज हो या 56,200 के ऊपर बाजार अगर 1-1.5 घंटा ट्रेड भी करे गोल्ड का, तब भी इस शॉर्ट को एक बार एग्जिट करें, क्योंकि 56,200 के ऊपर नया हाई बनेगा गोल्ड का इंडियन मार्केट में, तो वहां पर फिर एक इसको अपसाइड का एक फर्दर मोमेंटम मिल सकता है, जिसके रहते हुए मेरे को लगता है कि 400-500 रुपए की एक रैली और बनेगी वहां से। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो हम अराउंड $1885-1890 के पास में पहुंच चुके हैं। अभी इमीडिएट जो हर्डल इसको फेस करने को मिलेगा वो 1915-1920 के आसपास मिलेगा। तो वो भी अगर मैं देखूं तो अराउंड $35-40 की बात है। तो $35-40 को अगर मैं इंडियन रुपी में कन्वर्ट करता हूं, तो वो भी 500-600 रुपए की मूव दिखाता है। तो ओवरऑल ये है कि शॉर्ट में गोल्ड में रहना थोड़ा सा रिस्की भी है, बट
अगर करेक्शन आए 55-200 की, अगर इनकी किस्मत अच्छी हो तो वहां जरूर शॉर्ट कवर करें, अदरवाइज 56-200 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ राज हैं राजस्थान से। इन्होंने 65,000 रुपए पे 4 मेगा लॉट सिल्वर का सेल कर रखा है। अनुज जी, अब इनको क्या करना चाहिए, कैसे ये अपने नुकसान को कम कर सकते हैं, क्या एडवाइस होगी इनके लिए? देखिए, सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो प्राइस $24 पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, मगर हमने आज एक मॉर्निंग सेशन में एक रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर प्राइस नीचे 68,000 तक मिलते हैं तो वहाँ पे निकल जाएं, क्योंकि ट्रेंड अभी पॉजिटिव साइड में है। हमें लगता है कि जल्दी जल्दी ही अगर गोल्ड अपना हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर भी हम 70,000 के ऊपर के लेवल आते हुए देखेंगे। पिछले 2-3 दिनों में हमने थोड़ा कंसोलिडेशन देखा है गोल्ड में आता हुआ। मुझे लगता है कि आज भी मार्केट कंसोलिडेट रहेगा और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, जो कि आपको आने वाले दिन में देखने को मिल सकता है। तो जो भी डिप मिलता है 68,000 के आसपास तक, वहां पर हमें लगता है कि एग्जिट कर लेना चाहिए। यानी 68,000 के डिप पर निकलने की सलाह है। जय, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि 68,000 पे चांदी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि 64,000 काफी नीचे की शॉर्ट पोजीशन है इनके पास? जी देखिए विश्वनाथ जी, 64,000 आने के चांसेस तो काफी कम नजर आ रहे हैं। अगर उन्होंने शॉर्ट किया है थोड़ी लंबी अवधि के लिए तो आई थिंक उनका कैपेसिटी उनको अपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल जितने भी फंडामेंटल्स हैं आज के दिन में, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सिल्वर में डिप्स पे बाइंग ही करनी चाहिए। तो आई थिंक 67,500 से 68,000 का जो रेंज है, उसमें आई थिंक बाइंग बनता है, तो शॉर्ट से बिल्कुल एग्जिट ले लेना चाहिए। फिलहाल तो इसी तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं, इसलिए अगर आप फॉलो कर रहे हैं इन दोनों एक्सपर्ट्स को तो आपको निकलने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, इसलिए ऐसा सलाह है। लेकिन आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी राय ले, फिर डिसीजन ले कि आपको क्या करना है। हमारे अगले दर्शक है अभिषेक हैं दिल्ली से। 6,300 के क्रूड का कॉल ऑप्शंस इन्होंने खरीदा है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए। राजीव जी, क्या लगाना चाहिए? 6,300 के स्ट्राइक की कॉल इनके पास है, अभिषेक के पास। किस रेट पे खरीदा हुआ है इन्होंने? रेट इन्होंने सर भेजा नहीं है, सिर्फ भेजा कि 6,300 के कॉल ऑप्शन है इनके पास। देखिए विश्वनाथ जी, 6,300 का जो कॉल ऑप्शन है अराउंड 87 के आसपास, 88 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एडवाइस करूंगा इन्हें 75 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें, और अगर अराउंड 100 के आसपास का प्राइस मिले तो वहां पर एक बार एग्जिट करने की भी सोचे, क्योंकि एक्सपायरी भी पास में ही है क्रूड ऑयल की, और बहुत बड़ी मोमेंटम भी अभी अपसाइड में दिख नहीं रहा है क्रूड ऑयल में। अराउंड 6350 ही एक मेजर हर्डल एरिया भी है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 100 रुपीज एक 6300 की कॉल के लिए एक मेजर बैरियर की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, अब पता नहीं किस भाव पे इन्होंने खरीदा है। आगे अगर इन्होंने सवाल का जवाब दिया अभिषेक ने, 87 पे लिया है सर राजीव जी। ठीक है, 87 पे लिया है तो ये 75 का स्टॉप लॉस रख लें और 100 के आसपास प्रॉफिट जरूर लेंगे। ओके, सबसे पहला काम कीजिए, 75 का स्टॉप लॉस रख के 100 के लिए आप वेट कर सकते हैं। राजीव जी की सलाह है। बाइंग प्राइस 87 इन्होंने अभी भेजा है। चलिए कुछ और दर्शक के सवाल ले लेते हैं। किरण है कानपुर से। एल्युमिनियम में आज क्या करना चाहिए? अनुज जी, क्या करना चाहिए एल्युमिनियम में किरण को? देखिए, बेस मेटल अगर आप देखेंगे तो कॉपर अपने ऑलमोस्ट हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सभी मेटल में हमने एक मोमेंटम देखा। इवन अगर आप एल्युमिनियम में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट हाई के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तेजी बनी है बेस मेटल में, वो चाइना से सपोर्टिव है। मुझे लगता है कि बेस मेटल में आगे भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। एल्युमिनियम मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। 211 का एक अच्छा ब्रेकआउट था जिसने लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। ऊपर में करीबन 217 218 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। 208 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और जल्दी हमें लग रहा है कि ये 220 के लेवल को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। अगले दर्शक है अंकुश गुप्ता है दिल्ली से। कॉपर इन्होंने 730 रुपए पे शॉर्ट किया है, अभी भाव 762 रुपए के आसपास है। जय, क्या सलाह है इनके लिए? अंकुश जी को काफी नुकसान हो रहा है इनको। जी देखिए, 750 752 का रेट अगर मिलता है तो आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। कॉपर में शॉर्ट रहना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अब चाइना भी ओपन अप हो चुका है, तो चाइनीज न्यू ईयर से पहले यहाँ पे डिमांड अपटिक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूरोपियन कंट्रीज में भी जितने स्मेल्टर्स थे, वो हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस के कारण वो स्मेल्टर्स भी बंद हो चुके हैं। तो नया सप्लाई मार्केट में आना बहुत टफ है, और यहाँ पे एक बार अगर डिमांड पिक करता है तो प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो शॉर्ट से मेरे ख्याल से एग्जिट ले लेना चाहिए। 750 752 रेट है तो आप बिना सोचे एग्जिट ले लीजिए।
750 52 के आसपास दिखे अगर कॉपर का भाव तो एग्जिट करने की सलाह यहाँ पर जय की तरफ से है। जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से। क्रूड और नेचुरल गैस आज शाम के सत्र के लिए किस भाव पर खरीदें या बेचें? राजीव जी, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों ही काउंटर में बता दीजिए, खरीदें या बेचें और किस भाव पे, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस? विश्व क्रूड ऑयल में तो दोनों में इनफैक्ट डाउन ट्रेंड ही लग रहा है मुझे। क्रूड ऑयल की बात करूं तो 6220 के आसपास इसमें बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 6300 के स्टॉप लॉस से और 6120 के टारगेट के लिए। जहां तक नेचुरल गैस की बात है, नेचुरल गैस में भी मुझे लगता है कि डाउन ट्रेंड ही रहना चाहिए। एक अच्छा डाउन ट्रेंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो रखा है और अभी नेचुरल गैस 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो नेचुरल गैस में थोड़ा ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी इसमें देखने को मिल सकती है, ऑलरेडी काफी बड़ी गिरावट है। तो मैं एडवाइस करूंगा 300 रुपए की जो पुट है उसे अराउंड 20 रुपए के आसपास बाय करना चाहिए और इसमें स्टॉप लॉस रख के चलें 10 रुपए का और ऊपर में टारगेट 40 रुपीज का लेके चलें। फर्स्ट टारगेट 40 का एंड देन सेकंड टारगेट 50 रुपीज का। ओके, चलिए अब अगले दर्शक है विशाल हैं सूरत से। इनका सवाल है नेचुरल गैस और जिंक में ट्रेडिंग रणनीति बताएं आज के लिए। अनुज जी, क्या सलाह है नेचुरल गैस और जिंक दोनों ही काउंटर में? देखिए, जैसा कि हमने अभी देखा कि बेस मेटल में मोमेंटम अच्छा है तो जिंक भी यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो जिंक के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 278 के आसपास खरीदारी करें, 275 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट ऊपर में 285 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन में आया है, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर एक बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ देखने को मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट 295 के आसपास नेचुरल गैस में खरीदारी कर सकते हैं। 278 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 330 तक देखने को मिल सकता है। तो एक शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है, ओवरसोल्ड में है तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस में यूज कर सकते हैं। अगले दर्शक है समीर हैं बुलंदशहर यूपी से। नेचुरल गैस की स्ट्रेटजी आज क्या होगी? जय, आपकी सलाह क्या है नेचुरल गैस में आज के लिए? देखिए, नेचुरल गैस विश्वान जी ऑलमोस्ट 4 साल के लो पे ट्रेड कर रहा है और ये एंटिसिपेटेड नहीं था बिल्कुल कि इस विंटर में यहाँ पे ये 300 के नीचे भी ट्रेड कर जाएगा। हालांकि जो यूरोपियन मार्केट्स में जो वार्म विंटर है उसका ही ये असर है और सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 300 के नीचे भाव सस्टेन रहना मेरे ख्याल से टफ है। जैसा अनुज जी ने भी बताया कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है 320 325 तक। तो करंट लेवल पे आई थिंक 280 के स्टॉप लॉस या 285 के स्टॉप लॉस से एक बार पोजीशन लिया जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए क्योंकि बहुत वोलेटाइल कमोडिटी है। 325 से 330 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कुछ एग्री के भी सवाल ले लेते हैं। वासुदेव हैं राजस्थान से। ग्वार में क्या लग रहा है जानना चाह रहे हैं। अनुज जी, ग्वार में क्या सलाह है वासुदेव जी के लिए? देखिए, रिसेंटली हमने ग्वार में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आते हुए देखा है। हमने देखा रिसेंटली करीबन जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है 6600 के लेवल को टेस्ट किया है। वॉल्यूम्स इस काउंटर में काफी अच्छे हैं। इवन ग्वार गम के अंदर भी हमने काफी अच्छी मोमेंटम आते हुए देखी है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है ग्वार के अंदर वो अभी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि ग्वार के अंदर खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे रखा जा सकता है। नीचे अगर प्राइस 6250 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लें। 6050 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6500 से लेकर 6600 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। सिमिलरली ग्वार कम के अंदर भी नीचे करीबन 13300 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर हमें अगेन लग रहा है कि 14000 के लेवल आपको ग्वार कम में दोबारा देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर पॉजिटिव टेरिटरी में है, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अगले दर्शक है अमन गर्ग हैं एमपी से। इनका सवाल भी मूंगफली और ग्वार पर है। हालांकि मूंगफली आप ट्रैक नहीं करते होंगे राजीव जी, ग्वार में बता दीजिए कि क्या करना चाहिए अमन को। देखिए, मेरा व्यू बिल्कुल अनुज जी से मैच करता हुआ है। मुझे लगता है ग्वार सीड में जो हमने पीछे एक बढ़त देखी थी, 1-2 दिन में जो बढ़त आई थी वो काफी बड़ी बढ़त थी और उसकी आई थिंक करेक्शन फेस में ग्वार एंटर किया है। तो अगर माइल्ड करेक्शन आए अराउंड 6250 6300 के बीच में मिले तो खरीदने का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 6100 से नीचे का मेंटेन करना चाहिए और वापस जो रैली बनेगी उसमें अराउंड 6500 6600 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ सरदारा सिंह है गंगानगर राजस्थान से। गोल्ड 2023 के अंत तक, दिसंबर 2023 तक कहां तक जा सकता है? जय, क्या उम्मीद है? आपका टारगेट क्या है पूरे साल के लिए गोल्ड का? देखिए, मुझे लगता है 58,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है।
अगर आप डॉलर टर्म्स में मैं बात करूं तो आई थिंक मुझे लगता है कि 1980 से $2000 दिखा सकता है। 2023 में मुझे रुपए में एक अच्छी मजबूती आती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि 80 के नीचे भी रुपया कामकाज करेगा, तो जिसके कारण घरेलू मार्केट में थोड़ा सा रुपए के मजबूती के कारण एक प्रेशर रह सकता है। उस तर्ज पे मेरा टारगेट फॉर 2023 58,500 का रहेगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं गेहूं को लेकर, क्योंकि इस सीजन, इस रबी सीजन जिस तरह की बुआई के नंबर देखने को मिले हैं, 332 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में बुआई अब तक हो चुकी है। पिछले सीजन से 1% से ज़्यादा एरिया है, लेकिन इस बार जिस तरह के यील्ड के हाई वेराइटीज़ वाले यील्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो उम्मीद है कि इस बार उत्पादन बम्पर हो और साथ ही मौसम भी अब तक साथ दे रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय जैन हैं, गेहूं के कारोबारी हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है गेहूं में? क्या आप ग्राउंड पर जाते होंगे, सर्वे भी करवाते होंगे और खुद विजिट भी करते होंगे, क्या फसल देखकर उम्मीद करनी चाहिए कि गेहूं की बम्पर पैदावार होने वाली है इस साल? क्योंकि अगर जो सोइंग का जो एरिया है, जो परसेंटेज है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा एमपी में, तो आपको ज़्यादा अनुमान लगाना आसान होगा। क्या लग रहा है गेहूं को लेकर? नमस्कार। देखिए विश्वमोहन जी, गेहूं के लिए आने वाले 25 दिन, 20 से 25 दिन का मौसम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तापमान एकदम बढ़ जाता है या एकदम कोल्ड वेव आ जाती है, इससे खासा असर गेहूं के उत्पादन पर पड़ सकता है। लेकिन आज दिनांक तक अगर बात करें तो मध्य भारत में गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी स्थिति में है, और ओवरऑल इंडिया की भी हम बात करें तो गेहूं की क्रॉप आज की तारीख में फिलहाल अच्छी स्थिति में है। सर, अब मेरा अगला सवाल प्राइस को लेकर होगा। अभी एक दर्शक सवाल भी पूछ रहे थे, एमपी से ही हैं। उनका सवाल ये था कि अगले एक महीने गेहूं का प्राइस का ट्रेंड घरेलू बाजार में किस तरह का रह सकता है? स्टॉकिस्ट है, इनको क्या करना चाहिए, क्या सलाह दे रहे हैं आप? देखिए, गेहूं की कीमतें अभी फिलहाल नियंत्रित होती नजर नहीं आती जब तक कि नई क्रॉप की आमदनी चालू नहीं हो जाती। तो फिलहाल गेहूं की शॉर्टेज बनी रहेगी, और जैसे ही डिमांड निकलती है, 5-50 रुपए का सुधार तुरंत हो जाता है, उस समय इनको अपना गेहूं बेचने चाहिए। इंटरनेशनल सप्लाई चेन की अभी फिलहाल स्थिति क्या है गेहूं को लेकर? इंटरनेशनली गेहूं का सप्लाई काफी सुधरा है। सीबॉट को जो हमने मई में 1270 के लेवल को छुआ देखा था, वो आज 735 के लेवल पे है। तो निश्चित तौर पे विश्व में गेहूं की सप्लाई ग्रेन कॉरिडोर के खुलने से काफी सुधरी है। सभी देशों तक उपलब्धता पहुंच रही है इसकी। सवाल भारत का है कि हम अपना उत्पादन और अपना खपत इस वर्ष किस तरह से नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि पिछले साल और इस साल में एक बड़ा अंतर यह भी है कि हम बहुत ही लोअर एंड स्टॉक के साथ ये हमारा ईयर प्रारंभ कर रहे हैं। इस साल हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक बहुत ही कम है, जो हमारे लिए आगे काफी परेशानी क्रिएट कर सकता है। कुछ दिन होंगे, अगले जो एक महीने होंगे, 20 से 25 दिन होंगे, वो काफ़ी अहम होंगे मौसम के लिहाज से, क्योंकि लास्ट ईयर हमें याद है कि जनवरी लास्ट से ही जो तापमान तेजी से बढ़े थे, उससे यील्ड पर काफ़ी असर देखने को मिला था। तो उस तरह की स्थिति क्या बनती है? और इस बार हमारे पास जो औसतन जिस तरह के स्टॉक रहते थे, हालांकि जो लिमिट है, टारगेट है, उससे ऊपर जरूर है, लेकिन औसतन स्टॉक से काफ़ी कम है, वो भी एक स्थिति खराब है। ऐसे में देखते हैं कि आगे कैसे चीज़ें पैन आउट होती है। तो रिकॉर्ड उत्पादन हो तो सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। शुक्रिया जैद साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल जवाब वापस से लेते हैं। हमारे अगले दर्शक हैं महेश, हैं हैदराबाद से। गोल्ड का जानना चाह रहे हैं और चांदी का फ्राइडे तक का टारगेट। जय, फ्राइडे तक का क्या टारगेट है गोल्ड और सिल्वर का आपकी तरफ से? देखिए, मार्केट इतना वॉलेटाइल है, बिल्कुल एक टारगेट फिक्स करना थोड़ा सा टफ है। वो आपको मोमेंटम के साथ चलना चाहिए। आई थिंक जिस हिसाब से अब डॉलर इंडेक्स में भी करेक्शन है, आज डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मजबूत ट्रेड कर रहा है, तो टारगेट को ध्यान में नहीं रख के मेरे ख्याल से आप जो पोजीशन बना रहे हैं उस पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के अपने टारगेट के आसपास है तो वो निकल जाना चाहिए।
अगर रेंज की बात करें तो मुझे लगता है 68,500 से 70,000 का रेंज है सिल्वर का। अगर गोल्ड की बात करें तो 55,400 से 56,200 का रेंज है। मुझे लगता है इस दायरे में ही मार्केट रहेगा फ्राइडे तक। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एक और दर्शक का। हालांकि ये भी सवाल गोल्ड पर है और अनुज जी के फॉलोअर है। अनुज जी आपसे जानना चाह रहे कि गोल्ड में क्या करें, ट्रेडर हैं। देखिए, गोल्ड में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, और हालांकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है, तो नेगेटिव साइड में तो नहीं, बाई साइड में ही रहना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 55,800 में स्टॉप लॉस लगाए 55,450 का, टारगेट 56,200 तक देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। शिवशंकर बंसल है दिल्ली से, इंट्राडे में चांदी में क्या करना चाहिए? राजीव जी, इंट्राडे के लिए चांदी में क्या सलाह है? विष्णु जी, थोड़ा करेक्शन है, 700 पर खरीदारी कर सकते हैं 68,300 के स्टॉप लॉस से 69,600 के लक्ष्य के लिए। ओके, चलिए अब अगले दर्शक हैं महबूब खान है राजस्थान से। क्रूड 5,000 कब तक आएगा? इतनी गिरावट की तो संभावना नहीं लग रही है। क्या अनुज जी क्या जवाब देंगे इनके लिए, महबूब खान साहब के लिए? देखिए, अभी ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर इतना नीचे गिरे। मींस अगर ये 5,000 की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि डॉलर वाइज ऑलमोस्ट $60 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस को। तो इतना तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो यहाँ पे चाइना ओपन हुआ है और डिमांड भी यहाँ पे काफी अच्छी है। तो हो सकता है कि अगर ये रेंज की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि नीचे में 70 से लेकर $90 तक के लेवल आपको यहाँ पे मूव करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जिस तरीके का सेंटीमेंटल है, मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ज्यादा बड़ी गिरावट या ज्यादा बड़ी तेजी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्रूड के अंदर कि इतना बड़ा गिरावट या कुछ ज्यादा बड़ी तेजी देखने को मिले। तो 70 से लेकर 90 के बीच की रेंज है, इसको आप अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पे वॉच कर सकते हैं। अगले दर्शक है रमा है हैदराबाद से। चांदी 6 महीने के व्यू के हिसाब से खरीदा है 68,000 पे। क्या लग रहा है जय आपको, 6 महीने में चांदी कहां तक जा सकती है? मुझे लगता है 78 से 80,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। इन्हें अपनी पोजीशन पे, अगर इन्होंने 6-8 महीने के व्यू से लिया है तो बने रहना चाहिए पोजीशन। चलिए अगले दर्शक एल्युमिनियम पे है, पवन है कानपुर से। 213 रुपये 30 पैसे पर बेची है, क्या करना चाहिए? राजीव जी, एल्युमिनियम 213 पे इन्होंने बेच रखा है एल्युमिनियम को। इसमें जी एल्युमिनियम शॉर्ट की पोजीशन मेरे ख्याल से एडवाइजेबल नहीं है। हालांकि एल्युमिनियम एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है काफी समय से। अभी फिलहाल इसने आज एक इम्पोर्टेंट लेवल को क्रॉस किया, 211 11.5 का एक अच्छा बैरियर था जिसको क्रॉस किया है। तो अभी इमीडिएटली तो मुझे लगता है कि 215-16 की तरफ जाएगा, और अगर 220 के ऊपर क्लोज हुआ तो इसमें पोजिशनल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और जिसमें मैं समझता हूँ कि एल्युमिनियम में बहुत बड़ी तेजी भी बन सकती है। जिस तरह की तेजी अभी हमने कॉपर में आते हुए देखी है, करीबन कॉपर अगर हम देखें तो पिछले 6-7 दिनों में अराउंड 6-7% के आसपास बढ़ा है। तो कुछ दैट काइंड ऑफ मूवमेंट एल्युमिनियम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो शॉर्ट पोजीशन में ना रहे, अगर इनका रेट आता है तो रेट पे एग्जिट कर जाए, अदरवाइज 15.5 का स्टॉप लॉस जरूर रख लें। अगले दर्शक नाम नहीं भेजा इन्होंने, 750 रुपए में कॉपर इनकी बाइंग है। अनुज जी क्या करें, होल्ड करके चले आज, और क्या स्टॉप लॉस लगा ले अगर 750 की बाइंग है तो? देखिए, 757 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें। हालांकि अभी भी प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। जैसा कि ट्रेंड हमें लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा, तो 757 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और इसको होल्ड करें। हमें लगता है कि 764 765 तक के लेवल अगर मिलते हैं तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। टेक्निकली 770 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है कि वहां पर मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है। तो ऑलमोस्ट इनके प्राइस धीरे धीरे रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है, तो प्रॉफिट बुक करें या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को डेफिनेटली यूज करें। यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके जो बाइंग लेवल है उससे ऊपर का स्टॉप लॉस लगा ले या फिर प्रॉफिट बुक कर ले, ताकि आपका घर जो आया हुआ मुनाफा है वो दूर ना हो जाए। अगले दर्शक हमारे साथ संतोष जी है, सिल्वर माइक्रो का व्यू जानना चाह रहे हैं। राजीव जी, सिल्वर माइक्रो पर क्या सलाह है संतोष जी के लिए? देखिए, सिल्वर माइक्रो और सिल्वर दोनों में सेम ही हमारा आउटलुक है। सिल्वर माइक्रो की बात करूं तो इसको भी अराउंड 68,700 68,800 आए तो खरीदारी कर सकते हैं। 69,600 से 800 के टारगेट के लिए, 68,200 के स्टॉप लॉस से। शुक्रिया राजीव जी आपका, जय आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष, जिसमें आज खास होगा ऑटो एक्सपो से जुड़ा हुआ कि कौन कौन सी गाड़ियां, नई गाड़ियां
आने वाली है बाजार में टू व्हीलर, फोर व्हीलर, एसयूवी और या सेडान। क्या आपकी पसंद बन सकती है?